हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का सीए फाइनल की ऑडिटिंग रिवीजन सीरीज के अंदर। सीए फाइनल की जितनी भी रिवीजन वीडियोस हैं हमने सब एक जगह पे कंपाइल कर दी और आप लोगों के लिए कुछ फ्री रिसोर्सेज बना रहे हैं, उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। आपको लिंक मिल जाएंगे पिन कमेंट के अंदर, राइट। एक बात, दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को देख के साथ साथ जब भी आप वीडियो देखें उसके साथ आपके पास जो भी रिकमेंडेशंस हैं, जो भी आप लोगों के पास पॉइंटर्स हैं, जो भी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, वो प्लीज़ नीचे कॉमेंट्स में डिस्कस कर लिया करो। कॉमेंट्स बन जानी चाहिए कम्युनिटी, कॉमेंट्स की जगह दी इसलिए गई है ताकि हम लोग जो वहां पे डिस्कशन कर पाए, राइट। आप टाइम स्टैम्प्स बना सकते हैं, आप लोग एक दूसरे के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे को पढ़ा सकते हैं, उससे सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। ओके, चलिए अब लोग बात करते हैं चैप्टर 9 जो कि डील करता है रिलेटेड सर्विसेज से। जल्दी जल्दी मेरी बातों को सुनिएगा। इसके अंदर दो स्टैंडर्ड्स आपके आएंगे, SRS 4400 और SRS 4410, राइट। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा रिलेटेड सर्विस क्या है। रिलेटेड सर्विस वो होती हैं जो एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन को मीट नहीं करती हैं। अब एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होते हैं? वेरी सिंपल। एश्योरेंस एंगेजमेंट जहां पे एक प्रैक्टिशनर होता है, एक यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है, यूजर ऑफ सब्जेक्ट मैटर होता है, एक सब्जेक्ट मैटर होता है और एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी सब्जेक्ट मैटर को बनाती है, प्रैक्टिशनर जो है वो सब्जेक्ट मैटर को सूटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक करता है, एविडेंस ऑब्टेन करता है और फिर यूजर को एश्योरेंस देता है, यानी अपना ओपिनियन देता है। तो ये मैंने क्विकली आप लोगों को एश्योरेंस एंगेजमेंट भी रिवाइज करा दिया। और एक बार बोल देता हूं कि आईसीए ने जो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड इशू करे हैं उन्हें आप दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक आपके होते हैं एश्योरेंस से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स, एक आपके होते हैं अदर देन एश्योरेंस, जिन्हें हम बोलते हैं रिलेटेड सर्विस रिलेटेड स्टैंडर्ड्स। ओके, एश्योरेंस में फिर दो बातें आ जाती हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेके एश्योरेंस और आपकी अदर देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेके एश्योरेंस। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के एश्योरेंस पे दो बातें आ जाती हैं हमारे पास, एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस, एक होता है लिमिटेड एश्योरेंस। और रीजनेबल में हमारा आ जाता है क्या? ऑडिट। ओके, एनीवेज चलिए तो वापस आते हैं कि रिलेटेड सर्विसेज क्या होती हैं। रिलेटेड सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन को मीट नहीं करती हैं। एग्जांपल टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन, एग्जांपल टैक्स कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एटसेट्रा। इवन इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए भी आप लोग जो है किसी को अगर अपॉइंट करते हैं, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो क्या फॉलो करेगा? SRS फॉलो करेगा, राइट। दो बातें याद रखिए, हमारा जो चैप्टर 9 है वो रिलेटेड सर्विस से डील करता है। रिलेटेड सर्विस को लेकर दो स्टैंडर्ड्स हैं, एक है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर को लेके और एक है कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर इंफॉर्मेशन को लेके। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या होते हैं? जो ऑडिटर, एंटिटी और थर्ड पार्टी के बीच में एग्री हुए हो। थर्ड पार्टी यहां पे आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं बैंक का। फॉर एग्जांपल बैंक जो है मुझे लोन देने जा रहा है मेरे इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स के बेसिस पे, तो बैंक जो है वो क्या करेगा? मेरे इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स का ऑडिट पे एक रिपोर्ट चाहता है, या आई शुड से आई विल टेक माय वर्ड्स बैक, ऑडिट पे नहीं, बैंक जो है मेरे इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स पे एक रिपोर्ट चाहता है, तो एंटिटी जो है मुझे अपॉइंट करेगी और मैं फैक्ट फाइंडिंग करूंगा, फैक्चुअल फाइंडिंग, फैक्चुअल रिपोर्ट दूंगा। बैंक अपने आप कंक्लूजन बनाएगा, अपने आप ओपिनियन बनाएगा। मैं बैंक को ओपिनियन या एंटिटी को ओपिनियन नहीं देने वाला हूं। मैं इस इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स पे प्रोसीजर कौन से लगाऊंगा? जो हमारे बीच में अग्री हुए हैं। ओके, चलिए तो व्हाट आर रिलेटेड सर्विस जो मीट नहीं करते हैं डेफिनेशन ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट को, जैसे कि आपका टैक्स रिटर्न्स प्रिपरेशन है या फिर मैनेजमेंट या टैक्स कंसल्टिंग है, राइट। यहाँ पे हमारे पास जो है एंगेजमेंट कवर्ड बाय SRS, क्या क्या चीज़ों को कवर करते हैं हमारे SRS? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंड कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल और अदर इन्फॉर्मेशन। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या होते हैं? ऑडिटर को एंगेज किया गया है क्लाइंट ने टू इशू अ रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग। फैक्चुअल फाइंडिंग फॉर एग्जाम्पल अगर इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो भाई कितनी इन्वेंटरी है, राइट, कितनी इन्वेंटरी थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, ये सारी चीज़ें जो है फैक्चुअल फाइंडिंग पे मैं जो है रिपोर्ट करने वाला हूँ, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा जी, देन हम लोग आगे चलते हैं। क्या ये जो हमारा रिलेटेड सर्विस बंदा परफॉर्म कर रहा है, रिलेटेड सर्विस जो परफॉर्म कर रहा है, क्या वो ऑडिटर होना चाहिए एंटिटी का? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आ जाइए सीधा ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव इन अकॉर्डेंस विद SRS 4400, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है, कैरी आउट द प्रोसीजर जिस पे एग्रीमेंट हुआ है ऑडिटर, एंटिटी और एप्रोप्रिएट थर्ड पार्टी के बीच में, राइट। कैरी आउट द प्रोसीजर ऑफ ऑडिट नेचर। अच्छा, इसको सुन के कंफ्यूज मत होइएगा। कैरी आउट द प्रोसीजर ऑफ ऑडिट नेचर, ऑडिट नेचर के कौन से प्रोसीजर होते हैं? AEIOU, रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन। करना हमने वही है, बट ओपिनियन नहीं देना है, बस सबसे बड़ा डिफरेंस है ये। नो एश्योरेंस विल बी प्रोवाइडेड। ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट का, कैरी आउट प्रोसीजर ऑफ ऑडिट नेचर। कम ऑन, कैरी आउट प्रोसीजर ऑफ ऑडिट नेचर जिस पे ऑडिटर, एंटिटी और थर्ड पार्टी एग्री हो रहे हैं। याद रखिए हम लोग पढ़ रहे हैं SRS 4400 एंगेजमेंट्स टू परफॉर्म AUP रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एंगेजमेंट टू परफॉर्म AUP रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो एंगेजमेंट है टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, किसके ऊपर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर। पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर है। ऑब्जेक्टिव है कैरी आउट प्रोसीजर ऑफ ऑडिट नेचर जो एग्री हुए हैं ऑडिटर, एंटिटी और थर्ड पार्टी के बीच में। एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। यूजर ऑफ द रिपोर्ट जो है वो खुद से असेस करेंगे कि भाई जो प्रोसीजर और फाइंडिंग्स है
मतलब प्रोसीजर फाइंडिंग्स को खुद से जो है क्या करने वाले, असेस करने वाले हैं और अपने खुद के कंक्लूजन जो है वो बनाने वाले हैं। याद रखिएगा, एश्योरेंस नहीं दी जाएगी, यूजर खुद से असेस करेंगे प्रोसीजर फाइंडिंग्स को और अपने खुद के कंक्लूजन जो है वो बनाएंगे। एंड एक और खास बात, इसकी रिपोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। रिपोर्ट इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू दोस पार्टीज जिन्होंने एग्रीमेंट किया था फॉर द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड, राइट? बिकॉज बाकी लोगों को रीजंस नहीं पता है रिपोर्टिंग के, तो वो मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं रिजल्ट को। ऑब्जेक्टिव क्लियर। अगला क्वेश्चन बनता है एग्रीड अपॉन ऑडिट वर्सेस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा की डिफरेंस है कि भाई नो एश्योरेंस विल बी प्रोवाइडेड इन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। ओके, ऑडिट में ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में फैक्चुअल फाइंडिंग्स पे रिपोर्ट की जाती है। आई शुड रिपीट दीज वर्ड्स, फैक्चुअल फाइंडिंग्स पे रिपोर्ट की जाती है, एश्योरेंस नहीं दी जाती है। इंस्टेड यूजर अपने खुद के कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करता है बेस्ड ऑन दी फैक्ट्स। अच्छा जी, जनरल प्रिंसिपल्स याद रखिए। देखिए, हमारे जो कोड ऑफ एथिक्स में 5 प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, ये सारे प्रिंसिपल हमने पढ़े हुए ना। मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूँ, तुम्हारा ध्यान रखूंगा, ड्यू केयर एटसेट्रा वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के लिए एज इट इज एप्लीकेबल रहती है। बट इंडिपेंडेंस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। हमारे जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंस जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर टर्म्स और ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि भैया ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना है, तो फिर इंडिपेंडेंस भी एप्लीकेबल होगी एज पर दी एथिकल रिक्वायरमेंट। और जब भी ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, उसको इफेक्ट जो है वो लिखना पड़ेगा कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं क्या ऑडिटर को कोड ऑफ एथिक्स कंप्लाई करना है इन केस ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट? आंसर इज यस, कंप्लाई करना है। जैसे कि आपके इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड, ये सब चीजें हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंस एक रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन टर्म्स और ऑब्जेक्टिव में लिखा हो तो भाई साहब इंडिपेंडेंस भी फॉलो करनी पड़ेगी। और ऑडिटर जब इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसे एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि मैं जो है इंडिपेंडेंट नहीं हूं। ओके, नाउ डिफाइनिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। यहां पे आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि एसे 210 जो ऑडिटिंग में लगता है, उसका कुछ पोर्शन यहां पे आपको दिखा रहे हैं इन रिलेशन टू दी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट। ओके, आइए तो क्या करना है, सबसे पहले ऑडिटर को ये इंश्योर करना है कि भाई साहब एंटिटी और जो थर्ड पार्टी है ना, जैसे कि बैंक का एग्जांपल लिया था मैंने, 1 मिनट रुकिएगा जरा, अरे रुक जा पापी। हाँ जी, ऑडिटर को ये इंश्योर करना है कि भाई साहब एंटिटी और जो थर्ड पार्टी हैं जिनको रिपोर्ट मिलने वाली है, उनके बीच में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रिगार्डिंग द एग्रीड प्रोसीजर एंड द कंडीशन ऑफ द एंगेजमेंट। तो सिंपल सी बात है, जैसे ऐसे 210 बोलता था कि भाई साहब बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एग्री होना चाहिए। बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कब एग्री होगा? जब कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है ऑडिटर, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के बीच में। वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो भैया, ऑडिटर को ये इंश्योर करना है कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को लेके, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स को लेके, ये वर्ड लिख के आइएगा, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स को लेके, किसके बीच में? ऑडिटर के बीच में, मैनेजमेंट एंटिटी के बीच में, और साथ साथ में जो हमारी स्पेसिफाइड पार्टी है उसके बीच में। नाउ मैटर्स टू बी एग्रीड, कौन कौन से मैटर्स पे एग्रीमेंट होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है? कौन कौन से मैटर्स पे जो है एग्रीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है? नंबर 1, नेचर ऑफ द एंगेजमेंट इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट प्रोसीजर विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट और अ रिव्यू एंड दैट अकॉर्डिंगली नो एश्योरेंस विल बी एक्सप्रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे पहला आप लोगों का एग्रीमेंट किस पे होना चाहिए कि नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या है, नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या है, और उसमें क्लियरली इफेक्ट लिखा होना चाहिए कि एश्योरेंस नहीं होगी क्योंकि ऑडिट और रिव्यू नहीं है। डन। नेचर हमने बता दिया कि भाई हम तो क्या करने आए हैं, हम तो फैक्चुअल रिपोर्टिंग करने आए हैं। अच्छा जी, देन उसके बाद हम पर्पस बताएंगे, फॉर एग्जांपल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स को चेक करके मैंने ये बातें जो आप लोगों को बतानी है। नंबर 3, फिर हम लोग बताएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। हम तो सिर्फ इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स पे ही काम करने आए हैं जिनके ऊपर हम एग्रीड अपॉन प्रोसीजर लगाएंगे। एनईटी ऑफ द स्पेसिफिक प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एंड लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिपोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरह के एंगेजमेंट की रिपोर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन पे लिमिटेशन होती है, और अगर वो लिमिटेशन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है तो ऑडिटर को ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हाँ जी, अगर ये लिमिटेशन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है तो ऑडिटर को ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट जो है वो नहीं करना चाहिए। इसका मैं आपको जल्दी से एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स की जो रिपोर्ट है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी को देनी है, और अब जो है मैनेजमेंट बोल रही है कि नहीं नहीं, हम जो ये रिपोर्ट बनवा रहे हैं इसको हम लोग जो है रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे, सिर्फ अपने तक ही। तो भाई साहब इस तरह की लिमिटेशन जो लीगल रिक्वायरमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, आपको ऐसे एंगेजमेंट को जो है एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मैटर्स टू बी एग्रीड में हम लोग दोबारा देख लें, हमें नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्लियर चाहिए, पर्पस ऑफ एंगेजमेंट क्लियर चाहिए, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिस पे हम लोग अपने एग्रीड अपॉन प्रोसीजर लगाने वाले हैं वो क्लियर चाहिए, एनईटी ऑफ प्रोसीजर क्लियर चाहिए, और साथ साथ में लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन अगर कोई है तो वो भी हमें एग्री अपॉन कर लेना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत सिंपल है, सबके इंटरेस्ट में भैया, सबके इंटरेस्ट में है कि हम लोग क्या करें कि ऑडिटर जो है एक एंगेजमेंट लेटर भेजे जिसके अंदर सारे की टर्म्स लिखे हों। इंटरेस्ट ऑफ बोथ द क्लाइंट एंड द ऑडिटर, के ऑडिटर एक एंगेजमेंट लेटर भेजे जिसके अंदर सारे की टर्म्स लिखे हों। क्यों? एंगेजमेंट लेटर क्या करता है? एक्सेप्टेंस को कंफर्म करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करता है। मिसअंडरस्टैंडिंग किसको लेके? ऑब्जेक्टिव, स्कोप, रिस्पांसिबिलिटी एंड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड। फिर से बोलता हूं, क्विकली बोलता हूं, इधर देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। पहली बात, दोनों
दोनों के इंटरेस्ट में है, ऑडिटर के इंटरेस्ट में भी, क्लाइंट के इंटरेस्ट में भी, कि ऑडिटर जो है एंगेजमेंट लेटर भेजे जिसमें की एंगेजमेंट टर्म्स लिखे हों। दूसरी बात मैं बोलूंगा कि एंगेजमेंट लेटर क्या करता है, एक्सेप्टेंस को कंफर्म कराता है और साथ साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड कराता है। मिसअंडरस्टैंडिंग किसको लेके, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, रिपोर्टिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट को लेके लीजिए। और आपको बोला जा रहा है कि भाई साहब ये मैटर जरूर इंक्लूड कर लेने चाहिए एंगेजमेंट लेटर के अंदर। ऑल्दो पहले हमने कवर कर लिए थे कि क्या क्या मैटर्स पे एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, बट फिर एक बार देख लेते हैं। नंबर 1, प्रोसीजर हम लोग क्या परफॉर्म करने वाले हैं, और साथ साथ में स्टेटमेंट दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट फाइंडिंग वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफाइड पार्टीज हु हैव एग्रीड टू द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड। एंड अगर ये लिमिटेशन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ रेगुलेशन है तो आप लोगों को ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, चलिए स्पीड ज़्यादा लग रही तो आप लोग जो है इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन वीडियो मैं चाहता हूं कि भाई मैं अपनी बेस्ट पॉसिबल स्पीड में पढ़ाऊं ताकि आप लोग जल्दी रिवाइज कर पाएं। ये एक एग्जांपल है एंगेजमेंट लेटर का, इसको प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सारे कंपोनेंट जो इसके अंदर मिल जाएंगे। नाउ क्या क्या करना है इसमें, प्लानिंग, प्रोसीजर एंड एविडेंस, रिपोर्टिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन। खत्म हमारा स्टैंडर्ड, यस खत्म होने वाला है। इसके बाद आईसीआई के सारे जो क्वेश्चंस थे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, आ जाइए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं प्लानिंग की। ऑडिटर को क्या करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए ताकि इफेक्टिव एंगेजमेंट हो पाए। उसके बाद ऑडिटर को क्या करना चाहिए, प्रोसीजर लगाएगा, एविडेंस लाएगा, उसी के बेसिस पे रिपोर्ट बनाएगा। तो प्रोसीजर लगाएगा, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, जिससे उसे क्या मिलेंगे, एविडेंस, और उसके बेसिस पे वो क्या बना देगा, रिपोर्ट। प्रोसीजर कौन कौन से होंगे, लो भाई लो, प्रोसीजर ऑफ ऑडिट नेचर। ऑडिट नेचर बोले तो इंक्वायरी, एनालिसिस, रिकम्प्यूटेशन, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन। अच्छा जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में क्या है भाई, सिंपल सी बात है, आपकी जो रिपोर्ट होगी ना उसमें क्लियरली डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि पर्पस क्या था और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या थे। पर्पस क्या था और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या थे। रिपोर्टिंग में पर्पस लिखा होगा, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर लिखे होंगे। हाँ जी, रिपोर्टिंग में पर्पस लिखा होगा और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर लिखे होंगे। और रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन करना है कि कोई भी ऑडिट जो है वो कंडक्ट, हाँ जी, कोई भी ऑडिट और रिव्यू जो है वो कंडक्ट नहीं किया गया है और एश्योरेंस जो है वो नहीं दी जा रही है। तो डिस्क्राइब करो पर्पस एंड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर इन डिटेल ताकि रीडर अंडरस्टैंड कर पाए नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क। और रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन करना है हमें क्या, कि कोई भी ऑडिट और रिव्यू जो है वो परफॉर्म नहीं किया गया था। अब चलते हैं जल्दी से एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट में आप लोगों को पढ़ा देता हूं और उसके बाद आईसीए के क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। आ जाओ मेरे साथ। एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। आइए आप लोगों को दिखा देता हूं जल्दी से। एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट में सबसे पहले आप लोगों ने अगर SS 700 पढ़ा हुआ है तो बेसिक तो वही है, टाइटल, एड्रेसी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिस पे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर आप लोग लगा रहे हैं, जैसे कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड था हमारे केस में। और नीचे हमारे पास वही है DPS, डेट, प्लेस एंड ऑडिटर सिग्नेचर। फिर उसके बाद जो है ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को ध्यान से पढ़नी है, समझनी है, याद करनी है। हम लोग यहाँ पे एडिशनल बातें कर रहे हैं। अगर एलिमेंट्स पे क्वेश्चन आ गया तो देखिए ऊपर के 3 नहीं भूलेंगे आप, लास्ट के 3 नहीं भूलेंगे, लेकिन ये बीच वाले जो हैं ये भी मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, चिंता मत करो। तो सबसे पहले आप लोग क्या बताएंगे, प्रोसीजर्स। पहला कीवर्ड हो गया जी प्रोसीजर। प्रोसीजर वो हैं जो एग्रीड अपॉन थे, ठीक है जी। उसके बाद हाँ जी, स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट परफॉर्म किया गया इन अकॉर्डेंस विद द SRS, ठीक है जी। प्रोसीजर वो हैं जो एग्रीड अपॉन थे, एंगेजमेंट जो है वो एज पर SRS है। पर्पस क्या था, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को चेक करने का हमारा क्या पर्पस था, हमने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हम क्लेम कर रहे हैं कि प्रोसीजर वही है जो एग्रीड अपॉन थे। फिर उसके बाद एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद SRS, पर्पस क्या था एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का, हमने कौन कौन से प्रोसीजर जो परफॉर्म किए उनकी लिस्ट हम लोग जो देने वाले हैं। देन साथ साथ में हमारी फैक्चुअल फाइंडिंग्स क्या है, ऑब्वियसली हम लोग वो बताएंगे कि भाई ऑडिटर की फैक्चुअल फाइंडिंग्स जो है वो क्या रही हैं। और फैक्चुअल फाइंडिंग्स में ऑब्वियसली हम अपने एरर्स और एक्सेप्शन को जो जरूर बता देंगे, लेकिन ओपिनियन हम अपना नहीं देने वाले हैं, राइट। अच्छा जी, देन ये आई तो बहुत ज़रूरी है भाई, आई तो आएगी ही आएगी। क्या है आई, कि भाई हमने जो है क्या है, डू नॉट कंसिडर ईदर एन ऑडिट और रिव्यू एंड नो एश्योरेंसेस एक्सप्रेस। दोबारा से देखते आओ, प्रोसीजर हमारे एग्रीड अपॉन वाले हैं, एंगेजमेंट एज पर SRS है, पर्पस क्या है वो बता देंगे, प्रोसीजर कौन से परफॉर्म किए वो बता देंगे, फैक्चुअल फाइंडिंग्स, कम ऑन, फैक्चुअल फाइंडिंग्स बता देंगे और ये स्टेटमेंट दे देंगे कि ऑडिट और रिव्यू नहीं है। और साथ में पता है ये आई से रिलेटेड है, जे वाला, कि अगर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाते तो बहुत सारे मैटर्स जो है वो और हमारे सामने आते। फॉर एग्जाम्पल मैंने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, और अगर मैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन से रिलेटेड प्रोसीजर लगाता तो शायद और बहुत सारी बातें ध्यान में आती। मैंने तो सिर्फ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स किए हैं। एंड उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है कि भैया हम एक स्टेटमेंट, देखो आई और जे को रिलेट कर लो कि ऑडिट और रिव्यू नहीं है, ये ऑडिट और रिव्यू नहीं है, और अगर मैं एडिशनल प्रोसीजर लगाता तो भाई साहब और बहुत सारे मैटर्स जो है वो लाइट में आ जाते हैं, ठीक है। अब के और एल को समझ लेते हैं, दोनों स्टेटमेंट है। के बोलता है कि भैया ये एक स्टेटमेंट देगी, कि स्टेटमेंट जाएगी, रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दोस पार्टीज जिन्होंने अग्रीमेंट किया था फॉर द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड। और साथ साथ में एक स्टेटमेंट हम लोग देंगे कि रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट या अकाउंट या आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है और ये एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल से डील नहीं करती है। तो के और एल दो स्टेटमेंट हो गई। नंबर 1 कि भाई रिपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है ओनली टू दोस पार्टी
पार्टीज जिन्होंने जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ था फॉर दी प्रोसीजर्स, और साथ में स्टेटमेंट कि भाई ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स। आइए तो अब ये डी से लेके एल तक जरा चलते हैं, आराम से पढ़ते हैं। लास्ट के 2 स्टेटमेंट हैं, उससे पहले वाले 2 जो हैं वो किससे डील करते हैं, उससे पहले वाले 2 जो है वो किससे डील करते हैं कि देखो जी ऑडिट और रिव्यू नहीं है और साथ साथ में एडिशनल प्रोसीजर लगाते तो और भी मैटर्स लाइट में आते। अब हमारे पास बच गए DEFGH। तो DEFGH क्या है तो सारी स्टेटमेंट्स वगैरह ही, बट कोई बात नहीं। हमने सबसे पहले हम बताएंगे कि भाई हमने वही प्रोसीजर लगाए जो एग्रीड अपॉन हुए थे, एंगेजमेंट SRS के हिसाब से हुआ है, और पर्पस जो है हमारा क्या था एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का, प्रोसीजर परफॉर्म हमने क्या किए। तो प्रोसीजर, एंगेजमेंट एज पर SRS, पर्पस क्या था और प्रोसीजर हमने क्या क्या परफॉर्म किए। देन फैक्चुअल फाइंडिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर्स फैक्चुअल फाइंडिंग जो हमें मिला वो हम बता देंगे। दैट्स इट। तो ये आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डॉक्यूमेंटेशन कि डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या करने हैं। तो सिंपल सी बात है, तो बहुत आसान है। ऑडिटर को सारे मैटर्स डॉक्यूमेंट करने हैं जो इंपॉर्टेंट है इन प्रोवाइडिंग एविडेंस टू सपोर्ट द रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग। आपकी जो भी फैक्चुअल फाइंडिंग है उसको सपोर्ट करने के लिए जो भी मैटर्स इंपॉर्टेंट है वो आप सब क्या करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर जो है प्रोसीजर्स की डॉक्यूमेंटेशन करेगा, सैंपल साइज की डॉक्यूमेंटेशन करेगा, इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ, लोकेशन विजिटेड की डॉक्यूमेंट करेगा, इन्वेंटरी काउंट शीट की डॉक्यूमेंटेशन करेगा। तो ये सारे जो भी मैटर्स, सिंपल सी बात है, जो भी मैटर्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, मैटर्स विच आर इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग एविडेंस, उन सब की जो है वो क्या करने वाला है, डॉक्यूमेंटेशन करने वाला है। चलिए अब आप लोग मेरे साथ बैठिए और ICAI के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। सर क्या आपने हमें सारी चीज़ें पढ़ा दी? आप मैच करके देख सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा दी है। बाई चांस अगर कोई बच्चा ऑडिट करना चाहे हमारी क्लास का, तो वो ऑडिट कर सकता है क्लास का बैठ के। यू विल फाइंड रीजनेबल एश्योरेंस। लीजिए, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1। अ कंपनी आस्क यू टू कैरी आउट प्रोसेस ऑफ कंफर्मेशन ऑफ इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल हैविंग बैलेंस इन एक्सेस ऑफ 10 लाख एज पर इज बुक्स ऑफ अकाउंट एट द क्लोज ऑफ द ईयर। यानी कंपनी ने आपको अपॉइंट दिया है और बोला है कि जी एक काम करो, इन सारे अकाउंट्स रिसीवेबल से जिनका भी अकाउंट बैलेंस 10 लाख से ज्यादा है उनके साथ आप क्या काम करोगे, आप कंफर्मेशन ऑब्टेन करो। ठीक है जी। द वर्क टू बी परफॉर्म्ड only involves preparing and sending confirmation request to such party। Clearly लिखा हुआ है प्रोसीजर क्या होगा, you will just prepare and send the confirmation request to such party, analysis of variation on the receipt of confirmation and submission of a report in accordance with the professional standard। What points have to be kept in mind for inclusion in report specifically for such engagement। ये जो मेहनत कर रहे थे वही आएगा। agreed upon procedures ही करेंगे, SRS फॉलो करेंगे, कम ऑन, agreed upon procedure करेंगे, SRS फॉलो करेंगे। याद है ना सारे पॉइंट्स बेटा अभी लिखवाए थे ना आप लोगों को। उसके बाद पर्पस क्या है, कम ऑन, पर्पस क्या है। देन नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर कौन से परफॉर्म करे, फैक्चुअल फाइंडिंग क्या हुआ, ऑडिट है, ऑडिट नहीं है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर लगाए हैं। एंड फाइनली कि भाई साहब रिस्ट्रिक्शन हमारी क्या रहने वाली है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्योंकि एलिमेंट पे काम कर रहे हैं तो उनका भी रेफरेंस दे देंगे। एक बार ICAI का आंसर चेक कर ले। ये लो जी, The described engagement is an agreed upon procedure engagement. Following points have to be kept in mind for being included in the report. Okay? Okay? आ जाओ जी। Statement that procedure performed, सब कुछ वही आएगा भाई, सब कुछ वही आएगा। फैक्चुअल फाइंडिंग्स हो गई, राइट। ऑडिट रिव्यू नहीं है, ऑडिट रिव्यू होता तो भाई एडिशनल मैटर भी आ जाते। कम ऑन, रिस्ट्रिक्शन वाली बात आ गई, और ये सिर्फ एलिमेंट से डील करता है। इजी पीजी बोल दो। अच्छा, अब इंस्टीट्यूट ने थोड़े से कम क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने इस पे कुछ और क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो मैं वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्या आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे, बता दीजिए। आलस वाले बच्चे नहीं टिक पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉन आलसी बच्चे ही टिक पाएंगे। आ जाओ मेरे साथ मेरे नॉन आलसी बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है वो क्वेश्चंस। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट बच्चों। मैंने आपके लिए वो क्वेश्चंस बनाए हैं, सुबह सुबह बैठ के थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट मोड में चला गया था मैं। कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो सकती हैं, बट हम कर लेंगे काम। ठीक है, आ जाओ चलते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स मेक इट फिट। आ जाओ, ठीक है। ये रहे आपकी स्क्रीन पे, आपके सामने। आज जरा देखना शुरू करते हैं। SRS 44 पे कुछ स्टैंड अलोन MCQs हैं। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन एन ऑडिट एंड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट। चलिए चूज कीजिए आंसर और बताइए मुझे, चूज कीजिए आंसर और मुझे प्लीज बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं।
What is a key difference between an audit and an agreed upon procedure? चैट कहाँ गई? चैट आपके लिए आता हूँ मेरे सामने, ये रही हमारी चैट भी. So C is the right answer. Come on. देखो क्या है, ऑडिट प्रोवाइड फैक्चुअल फाइंडिंग, गलत. एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, गलत. ऑडिट प्रोवाइड एश्योरेंस व्हाइल एग्रीड अपॉन प्रोसीजर प्रोवाइड फैक्चुअल फाइंडिंग्स. डन, डन, इजी. नेक्स्ट, व्हाट एथिकल प्रिंसिपल गवर्न एन ऑडिटर्स प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अग्रीड अपॉन एंगेजमेंट? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बता दीजिए. इसका भी आंसर सी है, इसका भी आंसर सी है. क्यों? देखो ना, इंटीग्रिटी बायस कहां से हो गया भाई? इंटीग्रिटी सब्जेक्टिविटी कहां से हो गया भाई? ओके, सीओडी में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंशियलिटी और ट्रांसपेरेंसी. तो ट्रांसपेरेंसी नहीं आता है, कॉन्फिडेंशियलिटी आता है. कम ऑन, कम ऑन. अच्छा, इन एन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट हु ड्रॉज द कंक्लूजन बेस्ड ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग? ऑडिटर, एंटिटी मैनेजमेंट, यूजर, रेगुलेटरी अथॉरिटी. क्या बात है, मुझे लग रहा था ये गलत करोगे, अमन ने कर दिया गलत. आंसर इज यूजर. हाँ जी, आंसर क्या है बेटा, जल्दी बता दो. यूजर ऑफ द रिपोर्ट. डन, बोलिए. What kind of procedure might be applied? What kind of procedure might be applied in an engagement to perform agreed upon procedure? लीजिए बताइए. आसान है, तो बहुत ही आसान है, लड्डू क्वेश्चन है. ए, आ जाओ. Then, what does the report on an agreed upon procedure engagement need to describe in sufficient detail? लो भाई लो. Purpose and the agreed upon procedure of the engagement, conclusion and the assurance provided. ये तो बढ़िया क्वेश्चन है. हाँ जी. आंसर इज वेरी गुड बच्चों, ए. वाई नॉट बी, सी, डी? भाई हर जगह पे ऑडिट की बात कर दी तुमने, है ना. कभी ऐसा हुआ है कि छींक आ भी रही हो और ना भी आए, दोनों चीजें एक साथ हो जाए तो कितना इरिटेटिंग लगता है. चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों. इंटीग्रेटेड केस स्टडी बनाइए तुम्हारे भाई ने, करोगे? जल्दी बोलो. विद अ कॉशन कि भाई हो सकता है इसमें कुछ गलतियां हो, मैं अभी इस पर काम कर रहा था, कच्ची पक्की है, लेकिन 90% सही हो सकती है. स्पेक्ट्रा लिमिटेड, अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, हैज एंगेज योर फर्म फॉर एन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ SRS 4400. Okay. The management has provided you with the set of financial information and has requested specific procedure to be applied to accounts payable, receivable, purchases from related party, and sales and profit of a particular business segment. Okay. During the course of the engagement, it is noted that there are apparent errors in a few transactions. There are also inconsistency in the application of accounting policies in recording these transactions. A team member suggests that it is important to ensure that findings are accurately reported since they will have an impact on the user's understanding of the transaction. In compiling the report of the factual finding, team realizes that there is a need for sufficient detail to enable the users to understand the nature and extent of the work performed. At the same time, the report also needs to clearly state that it does not constitute an audit or review and that no assurance is expressed. There are also discussion about the restriction on distribution of the report. The team has documented the procedure performed during the course of the engagement in detail. Case study MCQs. What is the nature of engagement Spectra Limited has requested from your firm? बताइए जी, क्या नेचर है बच्चों? What is the nature? Come on. Agreed upon procedures. Okay. What are the procedures that Spectra Limited wants to apply? बताओ जी. What are the procedures that Spectra Limited wants to apply? Okay. Assurance and audit, accounts payable, accounts receivable, ठीक है. ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, गलती कर सकते हो आप इसके अंदर थोड़ा सा. What are the procedures that Spectra Limited wants to be applied? मेरा आंसर डी है बच्चों इसमें. ये तो हो ही नहीं सकता. कम ऑन, एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात में चल रही है और इनके ऊपर प्रोसीजर लगाने, लेकिन प्रोसीजर्स तो ये होने वाले मेरे हिसाब से. राइट, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है. राइट, मैं इसमें डी के साथ जाना चाहूंगा. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट रिक्वायर्ड इन एन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट विद स्पेक्ट्रा लिमिटेड? बताओ जी, ये तो आसान है. कम ऑन, और इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है. इंडिपेंडेंस. डन. What should be mentioned clearly in the report to be compiled for Spectra Limited? I think the answer is C. Come on. Come on. Who would interpret the wow. C. Right.
फिर मैंने कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बनाए हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के आंसर्स हम सबको मतलब अपने ही टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे जो मैंने आपको दी है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, इसमें ये लाइन जरूर लिख के आइएगा। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में ये लाइन जरूर लिख के आएगा, कैरिंग आउट प्रोसीजर ऑफ एन ऑडिट नेचर। राइट राइट। तो ये मैंने कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनाए हैं, कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर चीज है नहीं, बेसिकली आपके ही स्टैंडर्ड के कुछ टेक्स्ट को मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। एमसीक्यूज आने वाले हैं, उसकी तैयारी हमने कर ली है, एक छोटी सी इंटीग्रेटेड केस स्टडी बनाने की भी कोशिश कर ली गई है। डन, ओके। लो जी, यहां पे आके हमारा स्टैंडर्ड हो जाता है समाप्त। ओके, अब चैप्टर नंबर 9 की अगर मैं बात करता हूं, चैप्टर नंबर 9 के बच्चों अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो चैप्टर नंबर 9 में जो है अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चैप्टर नंबर 9 में बस एक स्टैंडर्ड और है, और फिर हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये लो, ये हमारा चैप्टर नंबर 9, जिसमें से हमने SRS 4400 कर लिया है, और इसके बाद हम लोग SRS 4410 जो है वो कर लेंगे कल, और हमारा चैप्टर नंबर 9 हो जाएगा खत्म। राइट, सिलेबस ओवरव्यू क्या है, सिलेबस ओवरव्यू में आप लोगों को दे देता हूँ, आइए जरा मेरे साथ। सिलेबस ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, हम लोग ये सारे चैप्टर्स जो हैं ख़त्म कर देंगे बाय एंड ऑफ दिस वीक। राइट, सारे चैप्टर्स हमारे, ये सारे हमारे मेन स्टैंडर्ड्स हो गए, ये हमारे 800 सीरीज हो गया, ये हमारी रिलेटेड सर्विस हो गई, और ये 2 चैप्टर हमारे पास और हैं जो और स्टैंडर्ड से डील करते हैं। जैसे रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो ये SRE से डील करेगा, और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आप बार बार पूछ रहे थे, ये उससे डील करने वाला है, इसमें SAE लगेंगे। और इसके बाद हमारे चैप्टर नंबर 11 जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो वी कैन बी श्योर दैट हमारे सारे स्टैंडर्ड्स, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स जो हम बार बार बोलते हैं, वो हमने कवर कर लिए हैं। और इसके बाद हम लोग पिक करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स, जो अगेन 20 मार्क्स की वेटेज आपके एग्जाम में जिसको दी गई है, 20 मार्क्स की वेटेज। राइट, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको पिक करेंगे, और उसके बाद जो आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे मुच मुच नोनू शोनू मोनू वाले चैप्टर्स हैं, फिर हम उनको पिक कर लेंगे। डन, चलिए जी। अब आपसे क्या बात करेंगे, अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं बाकी स्टैंडर्ड्स के बारे में आपसे चर्चा कर लेता हूँ, और भी जो बातें करनी कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं, लंबी गिरी सांस भरे, मास्टर छुट्टी, भागो दौड़ो निकलो बच्चों, बुम 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 बुम।